आज की कहानी मैंने आपको पहले सुनाई है, लेकिन ये कहानी आज इसलिए मजबूर हूं सुनाने को दोबारा। उस कहानी को हल्का सा सुनाऊंगा क्योंकि दुनिया में कई ऐसी मिस्ट्री, कई ऐसे राज हैं जो अभी भी राज है, पहेली है। ये कहानी जो मैंने काफी पहले आपको क्राइम तक में सुनाई थी, तब ये अधूरी थी। आज 74 ईयर्स, 74 साल हो गए थे इस मिस्ट्री को। और अच्छी खबर यह है कि 74 साल के बाद यह मिस्ट्री सुलझा लेने का दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टीरियस कहानी थी। और वहां के एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर, डीएनए के एक एक्सपर्ट, उन्होंने इस केस को सुलझाने का दावा किया है। और बाकायदा पूरी दुनिया के अलग अलग अखबारों में, मीडिया में इसकी चर्चा भी हो रही है। क्योंकि 74 साल के बाद एक मुर्दे को उसका नाम, पहचान, उसका पता मिला है। तो ये कहानी उसी 74 साल पुरानी पहेली और राज की कहानी है, जिसका मैंने शुरू में मैंने कहा कि ये सुना चुका हूं, लेकिन वो अधूरी थी, आज पूरी करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है 1948 में, और कहानी की शुरुआत होती है एडिलेड में। 1 दिसंबर 1948, यानी कि आज से 74 साल पहले एडिलेड पे एक बीच है, समेटन बीच। समेटन बीच में कुछ लोग टहल रहे थे। अचानक सुबह सुबह उन्होंने देखा कि वहां पे एक बॉडी पड़ी हुई है जो औंधे मुंह है। लोग पास जाते हैं, देखते हैं, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है। अब पुलिस तलाशी लेती है। जो पहली नजर में देख को लगा कि मरने वाले की उम्र करीब 40-50 साल है, और उसके पास से कुछ सामान मिले। उस लाश के पास में एक आधी जली हुई सिगरेट मिली। इसके अलावा उसके पॉकेट से बस और ट्रेन के टिकट मिले। साथ ही कुछ च्युइंगम मिला, मैच बॉक्स मिले, 2 कंघी मिली और 1 पैकेट सिगरेट का मिला। इसके अलावा उसके पास ना कोई वॉलेट था, ना कोई कैश, और ना ही कोई आईडी प्रूफ जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। हाँ, एक किताब का एक आखिरी पन्ना फटा हुआ उसके पॉकेट से मिला था, और उस पन्ने में लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। बस यही सारी चीजें थी। इसके बाद जांच हुई तो एक वहीं के रेलवे स्टेशन से फोन आया कि हमारे यहाँ जो रेलवे का लॉकर होता है उसमें एक ब्रीफकेस रखा है एक शख्स ने, और ये जो लाश है शायद ये वही शख्स है। टिकट के थ्रू पुलिस वहां तक पहुंचती है। वहां जाकर पता चलता है कि हाँ, वहां के लॉकर रूम में एक ब्रीफकेस है, उसको खोला जाता है। उसके अंदर से भी कुछ कपड़े मिलते हैं, लेकिन सबके टैग फटे हुए थे। कोई टैग नहीं, कोई निशानी नहीं, कोई सबूत नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। तो रेलवे स्टेशन से भी सूटकेस मिला, उसमें से भी तमाम सबूत मिले, लेकिन कहीं से कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि इस शख्स की पहचान है क्या, यह है कौन। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स भी लिए, भेजे उस वक्त तमाम इलाके में, लेकिन किसी से फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिला। अब उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रख दिया गया। शिनाख्त की तमाम कोशिशें हुई, मीडिया में भी दिया गया, अखबारों में तस्वीरें भी छपी, लेकिन कोई फायदा नहीं। आसपास के अलग अलग ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी इस खबर को भेजा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और इस समेटन बीच से बरामद इस लाश की कोई पहचान, कोई नाम, कोई पता, कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। साल बीत गए, मॉर्चरी में लाश पड़ी रही, और इस शख्स को नाम जो है फिर समेटन मैन का नाम दे दिया गया, क्योंकि उसी समेटन बीच से लाश मिली थी। और फिर 1949 में, मतलब लाश की बरामदगी के करीब 1 साल के बाद, इस शख्स को एडिलेड के ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उससे पहले कुछ, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ जानकारी मिल सके, तो उसके बाल के नमूने और बाकी चीजें रख ली गई थी। और जिस कब्र में उसको दफनाया गया 1949 में, ये एडिलेड की एक सेमेट्री थी, वहां पर उस कब्र के ऊपर जो पत्थर है उस पर जो लिखा गया वो लाइन ये है, Here lies the unknown man who was found at समेटन बीच। तो यहां वो शख्स लेटा हुआ है जो समेटन बीच पर मिला था, जिसकी लाश मिली थी। ये बाकायदा उस पत्थर पे खुदा हुआ था। अब इसके बाद धीरे धीरे पुलिस ढूंढती रही, वक्त बीतता रहा, कोई फायदा नहीं। इस दौरान में क्या हुआ कि इस जो चेहरा वेहरा तो था ही था, तो पुलिस ने प्लास्टिक, जो पेरिस प्लास्टर होता है, उस तरह से उसकी एक शक्ल बनाई हूबहू, और बाकायदा जो उसके कुछ बाल वाल लिए थे, बाकी तो दफना दिया, वो नमूने भी उसके उस जो प्लास्टर का जो बनाया था उसका चेहरा, उसके ऊपर वो सारी चीजें लगा दी, ताकि फ्यूचर में कभी अगर शिनाख्त हो तो इसकी इस तस्वीर के जरिए या इस जो प्लास्टर का वो है उसके जरिए पहचान सके आप। कहानी में आप देखिएगा जो बनाया है वो उसकी तस्वीर भी है। तो ये रख लिया। धीरे धीरे वक्त बीता, 50 से 60, 70, 80, 90 गुजर गया। इस दौरान में इस केस को लेकर काफी बातें हुई। अब पुलिस के पास हो चुके एक तमाम शुद्ध लेटर मिला था, एक पन्ना किताब का फटा हुआ। तो पुलिस ने उस पन्ने के जरिए जांच की कि भाई ये किताब क्या है। तो पता चला कि वो उमर खयाम की एक किताब है, रुबाइयत।
उसी का ये आखिरी पन्ना है। अब पर्शियन शायरी पर्शियन में लिखने और ये शख्स के पास ये आखिरी पन्ना, वो भी फटा हुआ, यहाँ क्यों? और फिर पुलिस ने तफ्तीश की कि किसी को कहा कि अगर इस जो पन्ना फटा हुआ है इसका पूरा किताब किसी के पास हो तो वो मदद करें। धीरे धीरे एक शख्स सामने आया और उसने कहा कि हाँ ये किताब मैं जानता हूँ। फिर उस किताब का भी आखिरी पन्ना फटा हुआ था और ये जो इसके पास से बरामद हुआ दोनों मैच भी किया गया। फिर उसने एक लेडी का नाम बताया कि उस लेडी से मुझे ये किताब गिफ्ट में मिला। उस लेडी तक पुलिस पहुंची और इत्तेफाक से जो लेडी जहाँ पे रहती थी वो जहाँ से ये लाश मिली समेटन बीच से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर उसका घर था। अब पुलिस ने उस लेडी से पूछा, उसने कहा कि नहीं मैं इस शख्स को नहीं जानती हूँ, तस्वीरें दिखाई गई। तो फिर पहली हो गई। लेकिन उस किताब के जरिए फिर जिससे फटा हुआ था और उस सूटकेस में कुछ और पन्ने मिले थे जिसमें अजीब अजीब कुछ पहेलियां लिखी हुई थी, नाम, और वो सारा कुछ अलग अलग तरह से नाम था जैसे अंग्रेजी के वर्ड में। तो एक तरह से वो एक पजल था। तो पुलिस को यही लगा कि कपड़े के लेबल कटे हुए हैं, शिनाख्त का कोई सबूत नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो लगा कि ये कोई स्पाई है और रशियन जासूस है, क्योंकि और कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। तो यही मान के चला गया कि एक जासूस था और शायद फिर इसका पोल खुलने वाला था, किसी ने मार दिया। इस दौरान में जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि इसको दिल का दौरा पड़ा था और उसकी वजह से मौत हुई, लेकिन इसके पेट से कुछ पॉइजनस चीजें भी मिली है, जहर जैसी। तो ये भी इनकार नहीं किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो दिल का दौरा पड़ा है वो शायद उस जहर की वजह से पड़ सकता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियर नहीं कि ये सुसाइड है, नेचुरल डेथ है या फिर मर्डर है। तो सारी चीजों में मिलकर एक पहेली बना दी और ये समेटन मैन की पहेली लगातार बीच बीच में अखबारों में चलती रही, आती रही। लोग इस पर रिसर्च करते रहे, लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहे और ज्यादातर का यही मानना था कि ये रशियन है, कुछ का कहना था अमेरिकन है, कुछ का कहना था यूरोपियन है। और तफ्तीश धीरे धीरे सुस्त पड़ गई, लेकिन लोग जब तब आते हैं वो इस केस पे स्टडी करते। करीब 45-47 साल बीत गए, 45-47 ईयर। 1995 में एडिलेड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और उन प्रोफेसर ने, उनका नाम है डेरेक एबॉट। डेरेक एबॉट ने इस केस के बारे में काफी कुछ सुना था कि एक समेटन मैन है जिसकी कभी शिनाख्त नहीं हो पाई, और ये पढ़ाते थे एडिलेड यूनिवर्सिटी में। इनकी क्यूरियोसिटी जागी कि क्यों ना इस शख्स की पहेली को सुलझाया जाए। 1995 में पहले उन्होंने पूरा रिसर्च किया, सारी उसके बारे में जानकारी हासिल की और उसके बाद अपने तरीके से ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इस शख्स तक वो पहुंचे और उसकी जानकारी हासिल कर सकें। काम करते करते उसके बाद वहां की पुलिस से भी इन्होंने मदद मांगी। आखिरकार 2011 में, मतलब 95 में इन्होंने शुरू किया, 11-5-16 साल बीत गए। 2011 में एडिलेड पुलिस ने 50 इस समेटन मैन के जो बाल थे, जो उन्होंने उस प्लास्टर के जो बनाया था उसके सर में लगाए थे, वो 50 बाल उन्होंने दे दिए कि ठीक है आप डीएनए में यूज करेंगे, हो सकता है पुलिस को भी था कि केस सॉल्व कर दें, तो आप कीजिए। अब एबॉट ने वो 50 बाल लिए और उसके बाद इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की टीम के 20 मेंबर इस केस में लग गए। 95 से उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, खोजबीन शुरू की कि कोई जानकारी मिले। अब उसके बाद उनके पास बाल भी आ गए। अब उस बाल को लिया, अब उस बाल के जरिए उन्होंने तफ्तीश शुरू की। इस दौरान में कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि कब्र से लाश को खोदकर हमें फिर से वो जांच करने की इजाजत दी जाए, वो मिली नहीं, लेकिन इनके पास बाल थे। इधर डीएनए की तकनीक जो है वो बेहतर होती जा रही थी। डेरेक एबॉट ने क्या किया कि इस बाल के बाद इसका पूरा अपना रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने 1948 से लेकर अगले 10 सालों तक, क्योंकि 1948 में तो मिला ही था, तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की, बल्कि 10 से भी आगे तक, मतलब 1960 तक, 70 तक, कि ऑस्ट्रेलिया में इतने कितने लोग थे ऐसे जो जन्म तो लिया, पैदा हुए, लेकिन उनके मौत का रिकॉर्ड नहीं है। आजकल हर देश में है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपको डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है, और अब तो और भी ज्यादा मस्ट हो गया, वरना आपकी आईडी प्रूफ भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने पता करना शुरू किया कैसे कितने लोग हैं जो पैदा तो हुए लेकिन जिनके मरने की खबर रिकॉर्ड पे नहीं है, और उन्होंने जमा ही नहीं किया कि उनकी मौत हो गई है। तो पता चला कि ऐसे 4000 लोग हैं, 4000 ऑस्ट्रेलिया में, जिनका जन्म तो हुआ, रिकॉर्ड है, लेकिन मरने का रिकॉर्ड गायब है। अब उन 4000 लोगों के सैंपल उन्होंने इकट्ठा करने शुरू किए। सोचिए कितनी मेहनत मशक्कत का काम है। उन 4000 लोगों के सैंपल लेने शुरू किए, धीरे धीरे उसमें से एक एक करके हटते गए।
कुछ का पता चला कि कहीं गायब है, गुमशुदा है, लेकिन उन बालों से उन 4000 लोगों की फैमिली ट्री मिल नहीं रही थी। वक्त बीतता गया और इसके बाद धीरे धीरे एक अमेरिकन और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस केस में उनकी मदद की, एबॉट की। इसके बाद वक्त बीतता रहा और आखिरकार 2020 तक आते आते उन्होंने इन 4000 में से 2 लोगों को जीरो इन करना शुरू किया, क्योंकि जो डीएनए का सैंपल था बाल का वो कुछ ना कुछ कहीं मैच कर रहा था। अब उन 2 लोगों के जब सैंपल मैच किए तो उन 2 लोगों से मैच करने के बाद पता चला कि ये जो बाल है इसका मिलान इन 2 लोगों की फैमिली ट्री से हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। अब उन 2 में से एक, चूंकि ये जो शख्स थे समेटन मैन, इनका नाम पता तो था नहीं, तो एक इनके फादर की तरफ के होंगे, एक मदर की तरफ के होंगे। तो उन्होंने उन 2 लोगों के जो बाल से मैच कर रहा था डीएनए, और काफी हद तक सबसे ज्यादा मैच कर रहा था, उन दोनों के बारे में पता किया ये दोनों कौन है। तो पता चला कि वो दोनों ऐसे कजन हैं कि एक फादर साइड से है और एक मैटरनल मतलब माँ की साइड से है। अब दोनों का जब ये मिलान हुआ तो लगा कि अगर यही शख्स समेटन मैन इसी फैमिली का है तो फिर ये 100% है। क्यों? क्योंकि उसके बाप की तरफ का भी डीएनए मैच कर रहा है और माँ की तरफ के रिलेटिव का भी मैच कर रहा है। और फिर आखिरकार करते करते वो इस नतीजे पर पहुंचे 100% कि समेटन मैन कोई रहस्यमयी शख्स नहीं है, ना वो कोई जासूस है, ना वो रशियन है, ना वो यूरोपियन है, ना अमेरिकन है, बल्कि वो इसी ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है और यहीं पैदा हुआ और यहीं उसकी मौत हुई। तो डीएनए के जरिए फैमिली ट्री को ढूंढते ढूंढते 74 साल के बाद इस मिस्टीरियस मैन की उन्होंने जब पहली बुझाई तो पहला जवाब जो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये शख्स है कौन, ये था कौन। उसके पास से जो पर्ची मिली तमाम शुद्ध, उमर खयाम की रुबाइयत के किताब का आखिरी पन्ना, वो इसके पास से बरामद होने का क्या मतलब। इसके कपड़ों पे कोई भी टैग क्यों नहीं था, ये इतना मिस्टीरियस क्यों था, और क्या इसकी मौत नेचुरल थी, खुदकुशी थी या फिर कत्ल था। तो इन सारी चीजों को करते करते जो आखिर में अभी इसी मंथ इस पहेली को सुलझाया गया, तो उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, डॉक्टर एबॉट ने यह कहा कि शख्स का नाम, समेटन मैन का नाम कार्ल चार्ल्स वेब है और ये मेलबर्न में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। और इसका उन्होंने रिकॉर्ड निकाला कि ये 16 नवंबर 1905, 16 नवंबर 1905 को मेलबर्न में एक फुट्सकैरी इलाका है जो विक्टोरिया स्टेट की जो राजधानी मेलबर्न है उसके ही अंडर में आता है। और जिस घर में चार्ल्स वेब का जन्म हुआ, इसके माँ बाप के कुल 6 बच्चे थे और उनमें सबसे छोटा चार्ल्स था। अब इसके बाद डीएनए से ये परिवार तो मिल गया, फैमिली ट्री, लेकिन बचपन और जवानी की इसके बाद ज्यादा जानकारी नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि इस परिवार के बहुत सारे लोग इधर उधर, और जो 2 थे वो बिल्कुल अब यंग है, मतलब कई पीढ़ी के बाद, और उन्हें मालूम ही नहीं कि चार्ल्स वेब उनका रिलेटिव है, कौन है। कोई तस्वीर भी नहीं मिली। अब तस्वीर ढूंढी जा रही है कि शायद पुरानी ट्री में कहीं इन दोनों के जरिए ढूंढते, इनके रिश्तेदारों को, इनके पूर्वजों को ढूंढते ढूंढते शायद चार्ल्स की जानकारी मिले। लेकिन जितनी जानकारी मिली उसमें यह है कि उसका बर्थ का है लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। 16 नवंबर 1905 को यह पैदा हुआ मेलबर्न में, और इसके बचपन की ज्यादा जानकारी नहीं। उसके बाद यह हुआ कि यह बड़ा हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इसके बाद फिर इसकी शादी होती है एक डोरोथी रॉबर्टसन नाम की लेडी से। ये सारी जानकारी मिली, जिसको डॉफ वेब के नाम पे जाना जाता है, और इसको जो है चार्ल्स वेब के नाम पर। तो वाइफ की जानकारी आई, वाइफ का नाम आया कि उसका नाम डोरोथी है। अब इसके बाद आगे की जो कहानी निकल कर आई है वो ये है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा हुआ, बन नहीं रही थी। वाइफ ने मेलबर्न छोड़ दिया और वो एडिलेड आ गई। उसके बाद चार्ल्स भी, अब वो अपने पति को छोड़कर आ गई। अब वो कहां पे है, कैसे है, मालूम नहीं। लेकिन चार्ल्स अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते, ये एबॉट का कहना है कि वो भी मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गया और एडिलेड में अपनी बीवी को तलाश करता रहा, और इसीलिए वो एडिलेड पहुंचा था। लेकिन फिर एडिलेड में उसकी मौत हो गई। तो फैमिली मेलबर्न से एडिलेड क्यों है, इसकी वजह इस पूरी जांच में अब तक दावा किया गया कि यह सुलझ गया। अब अभी भी कुछ सवाल थे। एक सवाल ये कि ये तमाम शुद्ध एक ऑस्ट्रेलियन, एक पर्शियन शायर की इस किताब को क्यों पढ़ रहा था। तो पता चला कि ये जो शख्स था चार्ल्स वेब, इसको शायरी का शौक था।
और इसके बारे में जो जानकारी मिली वो ये कि ऐसी किताबें पढ़ता था और इसीलिए उसने आखिरी पन्ने रखे थे। अब यह था कि इसके सूटकेस में कुछ ऐसे मिले थे जो पजल टाइप के लिखे हुए थे इंग्लिश में सारे। वो क्यों? तो उसका भी इन्होंने निकाला है कि शायरी के अलावा इसको घुड़सवारी का शौक था और साथ में हॉर्स, जो घुड़सवारी का मुकाबला होता है उसमें सट्टा लगाने का भी, जुआ खेलने का भी तो वो घोड़ों पे पैसे लगाता था। तो ये जो इसने नाम लिखे ये सब शायद घोड़ों के नाम है। तो ये दूसरा पजल भी उन्होंने सुलझाया। अब मौत कैसे हुई उस पर इन्होंने कहा है कि ये जब तक उस वक्त की जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और वो उसको फिर से अगर दोबारा सब कुछ किया जाए तो शायद वजह पता चलेगी। लेकिन वो जासूस नहीं था और मेलबर्न का ही रहने वाला पैदा हुआ, यहां आकर उसकी मौत हुई। और सबसे बड़ी बात कि 1948 में जब उसकी मौत हुई उसके बाद कोई भी उसकी बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आया। और ऑस्ट्रेलिया में 1948 के बाद अगले 10-15 सालों में 4000 ऐसे लोग जो मिले जिनके बर्थ के सबूत तो हैं, डेथ के नहीं है, उनमें से एक ये था। और उन 4000 में 3900 लोगों के बाल जो है मैच नहीं कर पाए। मैच किया एक ही ट्री से जो इसकी फैमिली की ट्री थी। तो शख्स की जानकारी, अब इसको देखिए, अब वैसे हम लोग सोचते हैं एक शख्स 74 साल पहले मरा कई लोग गुम हो जाते हैं। अननोन, जिसके कब्र पे भी लिखा हुआ है कि ये शख्स समेटन बीच पर मिला था जो यहाँ लेटा हुआ है, मतलब इसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। और 74 साल के बाद पता चले कि वो शख्स कौन है, उसका नाम क्या है। और अब हालांकि उसकी जो पुरानी उस वक्त मतलब, और इसका ये भी कि 1905 में ये पैदा हुआ, 1905 में पैदा होने का मतलब ये है कि करीब इस वक्त 117 साल की उम्र। तो अब 117 साल की उम्र। उसकी बीवी का ये भी है कि उसकी बीवी की भी डेथ हो गई, लेकिन आखिरी वक्त में बीवी को ढूंढा नहीं जा सके, कहाँ है वो, छोड़कर चले गए। और उसमें ये भी कहा गया कि उस वक्त बहुत सारी ऐसी फैमिली होती थी जो अचानक अपना घर छोड़कर किसी और शहर में चले जाती थी। तब शायद रोजी रोटी, नौकरी और इन सब की इतना मारामारी नहीं होगी। तो 105 यानी 117 साल पहले वो पैदा हुआ और 117 साल के बाद अब उसका दोबारा पता चला कि ये शख्स है कौन। तो ज्यादातर जो रिश्तेदार थे, चूंकि ये गुम भी 1948 में हुआ, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं, तीसरी चौथी पीढ़ी को। तो अब डीएनए के जरिए उनके जितने रिलेटिव हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इस शख्स को जानता है, जिस पूरे ऑस्ट्रेलिया में फेमस है ये तमाम शुद्ध या समेटन मैन के नाम पर, तो वो आगे आए, फिर उसके जरिए उसकी उस वक्त की तस्वीर निकाली जाए और बचपन की बाकी जो सारी चीजें हैं, जो कड़ियां हैं, जो सवाल अधूरे हैं, उनके जवाब फिर ढूंढे जाए। तो समेटन मैन को एक पहचान तो मिल गई कार्ल चार्ल्स वेब के नाम पर। अब बाकी के सवाल के जवाब पुलिस को ढूंढने। अभी तक एडिलेड पुलिस ने इस खोज के ऊपर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, तो पहले एबर्ट से बात करेंगे, उनकी इस रिपोर्ट को देखेंगे और फिर पुलिस की जो अपनी फाइंडिंग है, कि उनकी अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज तक इस केस को उन्होंने बंद नहीं किया 74 साल के बाद भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इससे बड़ी मिस्टीरियस कहानी कोई थी ही नहीं। और अब जब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एडिलेड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने यह दावा किया, यह खुलासा किया है, तो हर जगह दुनिया में ये खबर इस वक्त सुर्खियों में है। तो ये थी कहानी उस मिस्टीरियस मैन की